नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है छात्रों कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। छात्रों, आज हम भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे। आज हम ये जानेंगे कि दुनिया का जो सबसे बड़ा संविधान है, उस संविधान के सबसे बड़े होने के पीछे क्या रहस्य है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 13 दिसंबर 1946 को जब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, तो उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय ही जवाहरलाल नेहरू ने यह स्पष्ट किया था कि हमें अपने देश के संविधान को कैसे बनाना है, ये सब हम सबको मिलकर तय करना है। जिस पर लगातार संविधान सभा में कुछ दिनों तक बहस हुआ और अंतोगत्वा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने पारित किया और यहीं से हमारे देश के संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब ये तय किया गया कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई जाएगी और उन कमेटियों के जो अध्यक्ष होंगे उनके साथ कुछ मेंबर को रखा जाएगा और वो कमेटी अपने उन मेंबरों की सहायता से जो दायित्व दिए जाएंगे उस पर वो कानून को बनाएगी। इस तरह से अलग अलग कमेटियों को भारत के संविधान सभा ने अलग अलग जिम्मेवारी दे दी और उन जिम्मेवारियों को उस कमेटी का अध्यक्ष और उसके सदस्य मिलकर बखूबी निर्वहन किए हैं और इसी का परिणाम रहा कि भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। लेकिन जब उन समितियों को यह अधिकार दिया गया कि आप अपने तरफ से कानून निर्माण की प्रक्रिया को कर सकते हैं, साथ ही साथ यदि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप अपने से संबंधित विषयों को लेकर दूसरे देश के संविधान का अवलोकन कर सकते हैं और उस संविधान में अगर आपको वो चीज़ें बेहतर लगे तो उसको भारतीय संविधान में जोड़ा जा सकता है। इस तरह से हमारे देश के संविधान को बनाते वक्त बहुत सारे ऐसे नियम रहे जो दूसरे देशों के संविधान से लाकर भारतीय संविधान में जोड़े गए। वैसे तो अगर देखें तो हमारे देश के संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इंग्लैंड के संविधान का ही है। 1935 में जब अंग्रेज़ों के द्वारा भारत शासन अधिनियम लाया गया तो इस भारत शासन अधिनियम से ही हमारे देश के संविधान के अधिकांश नियम लिए गए। ऐसा देखा गया कि 250 या उससे अधिक नियम भारत शासन अधिनियम से या तो हूबहू अक्षरशः वैसे ही ले लिए गए या फिर थोड़े बहुत संशोधनों के माध्यम से लिए गए। तो 250 395 आर्टिकल में से 250 नियम भारत शासन अधिनियम से ही लिए गए। तो इस तरह से हम कहेंगे कि भारतीय संविधान पर इंग्लैंड के संविधान का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे संवैधानिक नियम हैं जो हम दूसरे देशों के संविधान से लाकर भी भारत के संविधान में जोड़े हैं। आज हम इन्हीं संविधान के विदेशी स्रोतों की चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से विदेशी स्रोत रहे जिनको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो आइए एक एक करके बारीकी से समझने का प्रयास करें, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में हमेशा पूछा ही जाता है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के संविधान से जो बातें भारतीय संविधान में जोड़ा गया उसमें सबसे पहले है मौलिक अधिकार। बहुत बड़ी चीज़, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश के नागरिकों को संविधान के द्वारा जो अधिकार प्रदान किया जाता है, जिस अधिकारों का प्रयोग कर उस देश का नागरिक अपना बौद्धिक और नैतिक विकास कर सकता है, उसी को हम कहते हैं मौलिक अधिकार। तो संविधान द्वारा प्रदत्त ये जनता को अधिकार है, जिस जनता के द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग किया जाता है। और अगर इनके अधिकारों से कोई इनको वंचित करता है तो फिर संविधान ही उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा जनता का अधिकार जो कि जनता के विकास के लिए ज़रूरी है, ये कहाँ से लाया गया? अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। वैसे आपको पता है कि अमेरिका में इस मौलिक अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है और वहाँ पर अगर हम देखें तो अमेरिका एक फेडरल स्टेट है, संघीय राज्य हैं। अर्थात वहाँ पर अमेरिका की स्थिति क्या है कि जितने भी सारे राज्य हैं उन सभी राज्यों ने मिलकर एक संघ बनाया और उस संघ को यह दायित्व दिया कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं।
लेकिन जितने भी राज्य हैं, जिन लोगों ने आपको ये दायित्व दिया है, वो अपनी स्वेच्छा से जब चाहें वो हट भी सकते हैं। हमने आपको कुछ अधिकार दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हम अपने अधिकारों से वंचित हो गए। जी नहीं, हम जब चाहेंगे आपसे अलग हो सकते हैं। यानी अमेरिका में कोई भी राज्य अगर चाहे तो वो अलग हो सकता है। आप अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ जितने भी स्टेट हैं उन सभी स्टेट का अलग अलग झंडा है, अलग अलग संविधान है, सब कुछ अलग अलग है। वो अलग कभी भी हो सकते हैं। हालांकि उनके बीच एक नियमों का बंधन बना हुआ है जिसके तहत अमेरिका का संविधान अमेरिका में शासन स्थापित किया है, लेकिन राज्य वहाँ पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो ये मौलिक अधिकार हम कहाँ से लाए? अमेरिका से लाए हैं। फिर आगे देखिए और क्या लाए हैं? प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा याद रखिएगा, ये बहुत कन्फ्यूजन पैदा करता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है। तो प्रस्तावना लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, लेकिन उसकी जो भाषा है, जो उसका लैंग्वेज है, उसको हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से। फिर आगे देखिए, प्रस्तावना की भाषा के अलावे और क्या लाया गया? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग का तो मतलब आप समझते ही होंगे। महाभियोग किसी भी देश के लिए एक हम कहेंगे कि संकट की स्थिति है। महाभियोग को ऐसे ही नहीं लाया जाता है। जब किसी देश का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करता है, संवैधानिक नियमों का अतिक्रमण करता है, संविधान के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करे, तो उस स्थिति में उस राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को समय से पहले उनके पद से हटाया जा सकता है। सामान्यतः अगर देखिएगा तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो सामान्य कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है, लेकिन 5 वर्ष तक अगर संवैधानिक नियमों का पालन करेंगे तब रहेंगे। 5 वर्ष के बाद भी रह सकते हैं यदि उनको दोबारा चुन लिया जाए, लेकिन पहले हटाया जा सकता है। हटाया जा सकता है, वो स्वयं भी हट सकते हैं इस्तीफा देकर, लेकिन हटाया तब जाएगा जब उन्होंने कोई गलती की हो। किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही क्यों हटाया जाएगा? किसी को हटाने के लिए कोई ना कोई आरोप भी तो होना चाहिए कि आपने गलती क्या किया। तो यहाँ पर गलती क्या कर रही है कि संवैधानिक नियमों का अतिक्रमण कर रहे हैं, संविधान के नियमों से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी के चलते इनको महाभियोग लाकर समय से पहले हटाया जा सकता है। ये सिस्टम हम कहाँ से लाए हैं? अमेरिका के संविधान से। फिर आगे देखिए और क्या लाए हैं? न्यायालय की स्वतंत्रता। न्यायालय की स्वतंत्रता सामान्य स्थितियों में देखिएगा तो न्यायालय स्वतंत्र ही होता है, उस पर कार्यपालिका या विधायिका का कोई अधिकार नहीं होता है। वो अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिस समय कार्यपालिका के ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है, विधायिका के ऊपर भी अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन न्यायपालिका के ऊपर अंकुश नहीं लग सकता है। जैसे मैं बात करूं कि देश के ऊपर जब आपातकाल लागू होता है तो आपातकाल लागू होने के समय कार्यपालिका की शक्ति और विधायिका की शक्तियों पर प्रभाव पड़ जाता है। उसके प्रभावों को सीमित भी किया जा सकता है या उसके प्रभावों को बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन उस दौर में भी न्यायपालिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी जब देश में इमरजेंसी की स्थिति होगी तब भी न्यायालय पूरी तरह से स्वतंत्र होकर कार्य करेगा। तो इस प्रकार का सिस्टम कहाँ से लाया गया? अमेरिका के संविधान से लाया गया है। उसके बाद देखिए एक और नियम क्या लाया गया है? न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन, इस शब्द की मैं चर्चा करना चाहूँगा। न्यायिक पुनर्विलोकन, ये न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायपालिका की वो शक्ति है जिन शक्तियों के द्वारा वह कार्यपालिका और विधायिका के उन कानूनों एवं आदेशों को असंवैधानिक घोषित कर सकती हैं जो संविधान के नियमों के प्रतिकूल हो, यानी संविधान के नियमों का पालन नहीं कर रहे हो। ये न्यायपालिका को अधिकार है कि अगर आप संवैधानिक नियमों से बाहर जाकर काम करते हैं या संवैधानिक नियमों से बाहर जाकर देश के लिए कानून बनाते हैं तो वह तुरंत कार्यपालिका और विधायिका को ऐसा करने से रोक सकती है। इसी को हम कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन, और ये शक्ति न्यायपालिका को दिया गया है। जिस नियम को किस देश से लाया गया है? यूएसए से लाया गया है।
उसके बाद देखिए एक और नियम क्या है, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है। संविधान ही कहता है कि भारत में राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा पद होगा। देश के सभी संवैधानिक काम राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे, लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ये बातें हमारे संविधान में है। और राष्ट्रपति के कार्यों में सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका हेड है प्रधानमंत्री होगा। तो अब रही बात कि जो मंत्रिपरिषद सलाह देगी उसी के हिसाब से राष्ट्रपति को काम भी करना है। हेड आप ही रहिए, लेकिन जो हम सलाह देंगे वो आपको करना है। बट यहां पर यह है कि अब प्रधानमंत्री कहें कि आप सबसे बड़े पद पर हैं, फिर भी हमारे आदेश से आप काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति कहें कि आप आदेश दे रहे हैं, लेकिन हमसे बड़े पद पर तो नहीं है ना, तो हम भी कुछ कर सकते हैं अपने मन से? ऐसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा पद है, फिर भी वो संविधान के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है, फिर भी उतना पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जो कि संविधान कहता ही नहीं हो। न संविधान के नियमों से आप बाहर जा सकते हैं, न संविधान के नियमों से राष्ट्रपति बाहर जा सकते हैं। दोनों को संवैधानिक नियमों से ही काम करना पड़ेगा। यानी हमारे देश में सबसे सर्वोच्च स्थान संविधान को ही दिया गया है, न राष्ट्रपति को दिया गया है, न प्रधानमंत्री को दिया गया है। देश का सबसे सर्वोच्च शासन संविधान को माना गया है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। न राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए संविधान से बाहर जाएंगे और न प्रधानमंत्री अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए संविधान से बाहर जाएंगे। दोनों को संवैधानिक नियमों के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। भले ही आप सबसे बड़े पद पर रहिए, भले संविधान ही कह रहा है कि राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा पद होगा, लेकिन उस पद पर रहते हुए आपको संविधान के नियमों की अवहेलना नहीं करनी है, नहीं तो आप पर तुरंत महाभियोग लाया जाएगा और आपको पद से हटाया जाएगा। तो ये संविधान की सर्वोच्चता किस देश से है? यूएसए से। ठीक है, तो ये सारी बातें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। अब आइए देखते हैं कि इंग्लैंड के संविधान से कौन सी बातें ली गई हैं। इंग्लैंड, जैसे कि मैं अभी बताया कि इंग्लैंड के संविधान से ही हमारे देश के संविधान पर ज़्यादा प्रभाव है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 से ही अधिकांश नियम संविधान के लिए गए हैं। या तो अक्षरशः ले लिए गए हैं या कुछ थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ लिए गए हैं। मतलब 250 अगर ले लिया गया 395 में, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत अधिक नियम है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे देश का संविधान सबसे अधिक प्रभावित किस देश के संविधान से है? इंग्लैंड के संविधान से है। इंग्लैंड के संविधान से भले ही हमारा संविधान प्रभावित है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि फिर भी हमारा संविधान इंग्लैंड के संविधान से भी बेहतर है। और इसलिए बेहतर है कि इंग्लैंड का संविधान कहता है कि इंग्लैंड में एक संसदीय प्रणाली होगी। देश में सांसद चुने जाएंगे और वो सांसद जो चाहेंगे वो इंग्लैंड में कर सकते हैं। हमारा देश भी कहता है कि ठीक है, हम आप ही की नकल कर रहे हैं, यानी हमारे देश में भी संसदीय प्रणाली होगी, लेकिन हमारे देश में सांसद जो चाहेंगे वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि संविधान सबसे बड़ा है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। जो संविधान कहेगा वही सांसदों को करना है। तो भले ही हम इंग्लैंड की नकल तो किए हैं, लेकिन हमने व्यवस्था उनसे बेहतर दी है। अब देखिए क्या क्या लिया गया है इंग्लैंड से। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, अभी मैंने बताया कि जैसे अमेरिका में आप जाएंगे तो अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता है। हर राज्य का अलग अलग झंडा है, हर राज्य का अलग अलग संविधान है, लेकिन उन सभी राज्यों ने मिलकर एक शक्ति बनाया, एक संगठन बनाया और उसको दायित्व दिया कि आप जो है सभी लोगों की शक्तियों का प्रयोग करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने शक्तियों को पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। हम जब चाहें आपसे अलग भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, एक राज्य की नागरिकता और एक देश की नागरिकता। हमारे देश में सिर्फ एकल नागरिकता है। हम सिर्फ इंडियन हैं, हम सिर्फ भारतीय हैं। हम कभी भी नहीं कह सकते हैं कि हम तेलंगानियन हैं, जम्मू काश्मीरियन हैं, आंध्र प्रदेशियन हैं। जम्मू काश्मीरियन कुछ समय पहले तक लोग कहते थे कि हम जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, क्योंकि उनको जम्मू कश्मीर की नागरिकता भी दी जाती थी जब 370 समाप्त नहीं हुआ था तब। लेकिन गुजरे ज़माने की बातें हो गई, 370 अब समाप्त हो चुका है, इसलिए जम्मू कश्मीर का नागरिक भी अब सिर्फ भारतीय नागरिक हैं। वो जम्मू कश्मीर का अब स्पेशल नागरिक नहीं कहलाएगा। उन्हें भी अब नागरिकता के आगे सिर्फ भारतीय लिखना पड़ेगा या इंडियन लिखना पड़ेगा। तो एकल नागरिकता का सिस्टम हम कहाँ से लिए? इंग्लैंड से।
उसके बाद संसदीय प्रणाली, जिसका मैं जिक्र कर ही रहा हूँ कि संसदीय प्रणाली का मतलब हो गया कि हमारे देश में भी सांसद होंगे, जैसे कि इंग्लैंड में हुआ करते हैं वैसे सांसद हमारे देश में भी होंगे, लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद। ठीक उसी प्रकार से अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो वहाँ विधानसभा के सदस्य या फिर विधान पार्षद के सदस्य, ये सब होंगे। तो संसदीय प्रणाली हमारे देश में भी अपनाई गई है, लेकिन व्यवस्था थोड़ा सा इंग्लैंड से क्या है, हमारा अलग है। उसके बाद देखिए संसदीय प्रणाली के अलावा और कौन सी बातें ली गई हैं। कानून निर्माण, ये बहुत अच्छी चीज़ ली गई है। देश का कानून कैसे बनेगा, एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है देश का कानून बनाने के लिए। किसी भी विषय वस्तु को अगर कानून का रूप देना चाहते हैं तो उसके लिए उसको लोकसभा से पारित कराइए, राज्यसभा से पारित कराइए, फिर राष्ट्रपति का उस पर सिग्नेचर कराइए। अगर राज्य सरकार के अंदर वो विषय वस्तु हैं तो फिर विधानसभा से पारित करवाइए, विधान परिषद से पारित करवाइए और उसके बाद राज्यपाल का सिग्नेचर कराइए। अगर एक सदनात्मक व्यवस्थाएं हैं राज्यों में तो वहाँ पर केवल विधानसभा से पारित करवाइए और उसके बाद से राज्यपाल का सिग्नेचर लीजिए। तो ये सिस्टम, यानी कि दोनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति का साइन होना जरूरी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस प्रकार से जो निर्माण की प्रक्रिया होती है, कानून बनाने की प्रक्रिया, वो सही ढंग से होती है। और इस सिस्टम को भी हम कहाँ से लेकर आए, इंग्लैंड से लेकर आए। देश का कानून कैसे बनेगा, ये कहाँ से लाए हैं, इंग्लैंड से। अब आइए देखते हैं आगे और कौन सी चीज़ें हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया से कहें, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिए हैं, तो सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताया हूँ, प्रस्तावना। कुछ समय पहले मैं इसकी चर्चा किया कि प्रस्तावना लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। इसको एकदम याद रखिएगा कि अंदर क्या बातें लिखी गई है, उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है, वो कहाँ से है, यूएसए से। लेकिन प्रस्तावना हमारे देश में भी होगा संविधान में, ये हम कहाँ से लेकर आए, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिया गया, इसके बाद लिया गया है केंद्र एवं राज्य के शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। ये बहुत अच्छी चीज़। देश में कुछ ऐसे विषय वस्तु हैं जिस पर कानून सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगी, वैसे विषयों को हम संघ सूची में रखेंगे। कुछ देश में ऐसे विषय होंगे जिस पर कानून केवल राज्य सरकारें बनाएगी, उन विषयों को हम राज्य सूची के अंतर्गत रखेंगे। और हमारे विषय में ना आप कानून बनाएंगे ना आपके विषय में हम कानून बनाएंगे, दोनों का क्षेत्राधिकार अलग अलग होगा। जैसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि बिहार गवर्नमेंट या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कल से कहे कि हम रेलवे पर नियम हम बनाएंगे। नहीं, रेलवे भारत सरकार का विषय है, संघ सूची का विषय है, तो उसको भारत सरकार की जिम्मे ही रहने दीजिए। ठीक उसी प्रकार से पुलिस डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, जो भी पुलिस हो, ये पुलिस राज्यों का विषय है, तो राज्य सरकार उस पर कानून बनाएगी। कल से भारत सरकार नहीं कहेगी कि पुलिस पर नियम हम बनाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। समझ सकते हैं कि वो देश के महत्वपूर्ण विषय होते होंगे जिस पर दोनों की राय जरूरी है, तो वैसे विषयों को रखा गया है समवर्ती सूची में, उनको रखा गया है समवर्ती सूची में। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों ही सरकारों को है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। जैसे मैं कहूँ बजट, आप केंद्र के लिए बजट पेश किए, राज्य सरकार राज्य के लिए बजट पेश कर रही है। मैं कहूँ कि आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन का मतलब ये हो गया कि देश में जो पंचवर्षीय योजनाएं बन रही हैं, उस पंचवर्षीय योजना में देश का विकास कैसे करेंगे ये आप तय कीजिए। ठीक उसी प्रकार से राज्य अपने राज्यों का विकास किस प्रकार से करेगी, राज्य अपना पंचवर्षीय योजना बनाएगी, तो ये आर्थिक नियोजन है। ये भी आपको समवर्ती सूची का विषय हो गया। जैसे मैं कहूँ शिक्षा, देश के अंदर शिक्षा को किस प्रकार से आप तय करेंगे, कैसे लागू करेंगे, किस प्रकार की व्यवस्थाएं होगी, ये केंद्र सरकार अपने हिसाब से तय करेगी पूरे देश के लिए। लेकिन राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से भी शिक्षा का नियम बना सकती हैं, तो शिक्षा भी समवर्ती सूची में आएगा। ठीक है ना। उसी तरह से अगर मैं बात कर दूं कि परिवार नियोजन, जनसंख्या को कम करने का उपाय, जैसे भारत सरकार अगर नियम कोई बनाती है कि देश में अब एक नियम रहेगा कि बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए हमारे दो का नियम पूरे देश में लागू, चलिए आप बनाइए। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को या किसी अन्य गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे दो का नियम हमारे राज्य के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि हमारे राज्य में तो इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि अगर हम दो और हमारे दो के नियम को भी अप्लाई करें तो बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे, इसलिए हम दो हमारे एक या हम दो हमारे एक भी नहीं नियम रहेगा, तो आप लागू कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों को लगे कि भाई हमारे राज्य में तो जनसंख्या ऑलरेडी बहुत कम है,
अगर हम दो हमारे दो का नियम अपना दे तो और भी कम हो जाएगी, इसलिए हम दो हमारे अनेक का नियम अपना सकते हैं। तो परिवार नियोजन भी एक समवर्ती सूची का विषय है। लेकिन जनगणना जो होती है, जनगणना राज्य सूची का विषय नहीं है, समवर्ती सूची का विषय नहीं है, वो संघ सूची का विषय है। तो केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा संघ सूची और राज्य सूची के बीच और समवर्ती सूची दोनों के बीच नियमों को कुछ रखा गया। ये सारा नियम कहाँ से लेकर आए? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब आइए देखते हैं अगला, आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? सबसे पहली बात, नीति के निदेशक तत्व। नीति के निदेशक तत्व, ध्यान से इस बात को समझेंगे कि ये नीति का निदेशक तत्व क्या है। जैसे कि राज्य सरकार या भारत सरकार, मतलब हम सीधे कहें कि संविधान अपने देश के नागरिकों को कुछ अधिकार दी हैं, जिस अधिकारों का हम प्रयोग करते हैं उस अधिकार को हम कहते हैं मौलिक अधिकार। वो हमारा अधिकार है। लेकिन अधिकारों के अलावा कुछ कर्तव्य भी होते हैं। जैसे अगर हम किसी सरकार को चुनते हैं तो हमें उस सरकार से कुछ अपेक्षाएं होती हैं कि सरकार हम सबके विकास के लिए कार्य करेगी, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगी, जिससे देश का, राज्य का, उसके तमाम नागरिकों का विकास हो सके। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए सरकार जो चुनी जाती है उस सरकार से हमारी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। तो सरकार का दायित्व तो बनता है कि वह अपने राज्य के नागरिकों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था कायम करे जिससे वहां के नागरिक खुशहाल रह सके। उसका एक दायित्व तो होता है, वो दायित्व तो है, कर्तव्य है कि वो अपने राज्य के लोगों के लिए अच्छा कार्य करे। लेकिन क्या कर्तव्यों को मनवाने के लिए हम बाध्य कर सकते हैं कि नहीं आपको ये कर्तव्य निभाना ही है? अरे सरकार क्यों कर्तव्य निभाएगी? क्या हम अपना कर्तव्य निभाते हैं क्या? हमारा भी तो कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता की सेवा करें। अंतिम समय में जब उनके पास कोई सहारा नहीं हो उस वक्त हम उनका सहारा बने, उनके पैरों को दबाएं, उनके चरणों को स्पर्श करें। कितने लोग ऐसा करते हैं? तो जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं उतने अच्छे ढंग से, तो राज्य सरकारें क्यों करेगी? राज्य सरकारें भी बस नहीं है, सीधी सी बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कर्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा, जैसे संविधान में लागू करने के पीछे क्या उद्देश्य है कि अगर कर्तव्यों का निर्वहन किया जाए तो उससे एक सभ्य समाज की संकल्पना होती है, एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण होता है, नागरिक खुशहाल होते हैं, उनके अंदर एक सभ्यता होती है, एक शिष्टाचार की भावना होती है। क्योंकि कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, अच्छे कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। अगर हम ऐसा करें तो इससे हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन विवश नहीं है आप, विवश वाली बात नहीं है। विवश हम किस में करा सकते हैं? मौलिक अधिकारों में। ये भाई ये मेरा अधिकार है, ये मेरा राइट्स है, नहीं देंगे तो हम फाइट कर जाएंगे। कर्तव्य आप नहीं देंगे तो हम फाइट करेंगे, कोई मतलब ही नहीं बनता है। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि राज्य सरकार का ये कर्तव्य है कि राज्य की जनता के लिए हम करें। क्या करें? कुछ ऐसा काम करें जिससे लोगों को रोजगार मिले, कुछ ऐसा काम करें जिससे राज्य के नागरिक खुश रहें, कुछ ऐसा काम करें जिससे देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ सके, कुछ ऐसा कार्य करें जिससे देश के नागरिक शिक्षित हो सके, कुछ ऐसा कार्य करें जिससे सामाजिक जो भेदभाव हैं वो भेदभाव दूर हो सके और सबके बीच एक आर्थिक समानता हो सके। ये मेरा कर्तव्य है, इसको पूरा करें। तो नीति का निदेशक तत्व राज्यों का एक कर्तव्य है, जिस कर्तव्य के बारे में चर्चा की गई है भारतीय संविधान के भाग 4 में। ये कहां से लिया गया? आयरलैंड से। ठीक उसी प्रकार से राज्यों के कर्तव्य के साथ साथ देश ने कुछ हम लोगों का भी कर्तव्य दिया है कि जनता का भी कुछ कर्तव्य है कि वो देश के लिए करे। अब मान लीजिए कि राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वह देश के नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर को सृजित करे। अच्छी चीज़ है, करना भी चाहिए। देश के नागरिक उससे खुशहाल होंगे, राष्ट्र विकास करेगा। इस भावना का मैं सम्मान करता हूं कि अगर ऐसा किया जाता है तो अच्छी बातें हैं। लेकिन अगर राज्य सरकारें अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करें तब उसके लिए हम सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा दें, सरकारी संपत्ति को अपने घर की संपत्ति समझ के उसको तोड़ मरोड़ कर लेकर घर चले जाए, ये तो अच्छा नहीं है। ये तो हमने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कर्तव्य का निर्वहन हम इसलिए अच्छे से नहीं कहेंगे क्योंकि आपने नुकसान किसका किया? आपने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया तो स्वयं अपना ही नुकसान कर लिया। रेलवे की पटरियों को कल से उखाड़ लेंगे, रेलवे के अंदर जो चीज़ें उसको तोड़ फोड़ देंगे, तो ये नुकसान किसका जाएगा? सरकार का जाएगा, देश के नागरिकों का जाएगा। इसलिए ऐसी गलती नहीं करेंगे। हाँ, अगर सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती है तो हमको संविधान ने एक पावर तो दिया है ना
कि हम 5 साल के बाद सरकार ही चेंज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा अधिकार है हमारे पास कि सरकार को चेंज करने का अधिकार हम रखते हैं। आप कर्तव्य का पालन नहीं करोगे, कल से हम उन्हें लेकर आएंगे। वो कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, कल से हम उन्हें लेकर आएंगे। संविधान तो आपको ये अधिकार दिया है कि आप ऐसा कीजिए। संविधान ये अधिकार देता है कि सरकार कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो हम कल से तोड़फोड़ करेंगे। ये गलत चीज़ है। तो नीति का निर्देशक तो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और क्या लिया गया है? राष्ट्रपति और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल मतलब देश में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन से लोग करेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन से लोग करेंगे, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेने वाले लोग होते हैं उनको हम कहते हैं निर्वाचक मंडल। तो इस निर्वाचक मंडल में कौन होंगे जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे या उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, इस व्यवस्था को हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड से। यानी कि देश में राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है, ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक है ना। अच्छा, इस यूएसए वाले में एक और चीज़ हम लिख सकते हैं यहाँ पर, उपराष्ट्रपति का पद। ये भी कई बार पूछा गया है कि देश में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। ये भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के ही संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद देश में एक होगा, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। याद रखिए, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर राष्ट्रपति का पद होता है, उपराष्ट्रपति का पद होता है, प्रधानमंत्री का पोस्ट होता है, क्या उप प्रधानमंत्री का भी पोस्ट होता है? जी नहीं, उप प्रधानमंत्री के पोस्ट की कहीं व्याख्या संविधान में नहीं की गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपनी मर्जी से अगर उसको उप प्रधानमंत्री बना देते हैं तो वो व्यक्ति एक सम्मान महसूस करेगा अपने लिए कि कम से कम उसके नाम के आगे भी प्रधानमंत्री लिखा गया है। तो एक सम्मान दिखाने के लिए वो मतलब पार्टी का एक सीनियर व्यक्ति है, एक हम कहेंगे एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं जिसका सम्मान करना चाहिए। तो हमने तो अगर प्रधानमंत्री का पोस्ट ले ही लिया तो सामने वाले व्यक्ति को भी कुछ ऐसा मतलब फीलिंग कराएं जिससे उसको भी एक अच्छा अनुभूति हो सके। तो बस एक अच्छी फीलिंग लाने के लिए हम कहेंगे कि उसमें उप प्रधानमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री का पद देते हैं। संविधान में ऐसा कुछ नहीं है कि एक उप प्रधानमंत्री का या उप मुख्यमंत्री का पोस्ट होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, उपराष्ट्रपति का पद होगा, ये बिल्कुल है। कहाँ से लाए हैं? यूएसए से। यहाँ पर देखिए और क्या, निर्वाचक मंडल और साथ ही साथ राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में, केंद्र में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा में सांसदों को मनोनीत करने का अधिकार, मनोनीत करने का अधिकार, ये बहुत अच्छा अधिकार है। मनोनीत करने का अधिकार। राज्यसभा में राष्ट्रपति को पावर है कि साहित्य, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर योगदान देने वाले 12 लोगों को वह सीधी जो है सांसद मनोनीत कर सकता है। ये पावर कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना। तो ये आपको मालूम चल गया, और यूएसए से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से, जहाँ से मतलब बड़े बड़े नियमों को या ज़्यादा नियमों को लिया गया है। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं कि कुछ ऐसे भी देश है जहाँ से भी कुछ स्पेशल नियम लिए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका से, यहाँ से भी एक नियम लिया गया है। जैसे हम बात करें रूस से, तो यहाँ से भी एक नियम लिया गया है। जैसे मैं बात कर दूँ फ्रांस से, तो फ्रांस से भी लिया गया है। जैसे मैं बात करूँ जापान से, तो जापान से भी नियम लिया गया है। जैसे मैं बात करूँ जर्मनी से, तो जर्मनी से भी लिया गया है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से नियम मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। जैसे दक्षिण अफ्रीका से हम क्या कहेंगे? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। ये बहुत ज़रूरी था। जैसे जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था तो वो दौर था 1950 का। उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से कुछ ऐसे नियम होंगे जो संविधान में शामिल किए गए होंगे। उसकी संकल्पना आगे बेहतर होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में नहीं सोचा गया होगा। लेकिन आज के दौर में कुछ ऐसे नियमों की आवश्यकता है जो उस समय आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज मस्ट है उसका रहना, और वो संविधान में नहीं है। तो अगर कोई ऐसा नियम है जिसकी आवश्यकता अब नहीं है, वैसे नियम को हम संविधान से क्या करेंगे? हटाएंगे। और कुछ ऐसे नियम जो उस समय आवश्यकता नहीं थी लेकिन आज आवश्यकता है, तो वैसे नियमों को हम संविधान में क्या करेंगे? जोड़ेंगे।
तो संविधान से किसी नियम को हटाना या किसी नए नियम को जोड़ना, इसी को कहते हैं संविधान में संशोधन करना। और ये प्रक्रिया कहाँ से लाया गया? दक्षिण अफ्रीका से। फिर अगर हम बात करें रूस से, तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, जनता का देश के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए। ये कहाँ से लिया गया है? रूस से। अगर मैं फ्रांस से बात करूं तो फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र। अब थोड़ा सा गणतंत्र का मतलब यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ये गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र का मतलब ये होता है कि देश का जो सबसे बड़ा पद है वह पद जनता के द्वारा न चुना गया हो, बल्कि जनता के चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना गया हो। यानी देश का सबसे सर्वोच्च पद जनता के चुने गए प्रतिनिधियों से चुना गया हो, तो वैसे देश को हम एक गणतंत्रात्मक देश कहते हैं। जैसे हमारे देश में देखिए, भारत में जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उस राष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है, तो सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का ही है। तो देश के सर्वोच्च पद का चुनाव अगर मतलब डायरेक्ट जनता से ना होकर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से होता हो, तो उसको हम कहते हैं गणतंत्र। तो भारत एक गणतंत्रात्मक देश है, और गणतंत्र का मतलब हो गया कि राष्ट्रपति की सर्वोच्चता स्थापित की गई है ना। तो इस तरह से भारत एक गणतंत्रात्मक देश है। जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कोई भी कार्य अगर होगा तो याद रखेंगे कि वह एक नियम के हिसाब से होना चाहिए, असंवैधानिक तरीके से नहीं होना चाहिए। कोई भी काम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किया जाएगा, यानी कि जो नियम है उन नियमों को अपनाकर ही कोई कार्य किया जाएगा। तो ये जापान से लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल। आपातकाल। देश को जब संकट की स्थिति में आने का समय आए कभी, तो ऐसी स्थिति में हम अपने देश को कैसे बचाएंगे, संकट के समय में राष्ट्रपति की शक्तियों में किस प्रकार से वृद्धि होगी, कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, उस संकट काल के लिए जो नियम लाया गया वह जर्मनी से लाया गया है। और आपको पता है कि जर्मनी के संविधान को हम बीमर कहते हैं। बीमर, बीमार से याद रखेंगे बीमर। जर्मनी का संविधान बीमर है, जहाँ से हमने क्या लाया है? आपातकाल। उसी तरह से देखिए कनाडा। कनाडा एक देश है जहाँ संघ की मजबूती। इसका मतलब ये हो गया कि मतलब संघात्मक शासन भारत में स्थापित किया गया है। कहने का मतलब ये है कि भारत में राज्य सरकारें भी हैं, भारत में केंद्र सरकार भी है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां जब होगी जहां पर दोनों के अगर निर्णय को सर्वोच्च देने की बात आएगी तो वहां पर राज्यों से अधिक पावर किसके पास रहेगा? केंद्र के पास रहेगा। यानी कि उस दौर में केंद्रीय सरकार ज़्यादा मजबूत होगी राज्य सरकारों से। तो विकट परिस्थितियों में राज्य सरकारों के फैसले को भी केंद्र सरकार में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि भारत एक संघात्मक देश है जहां पर संघीय व्यवस्था को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो ये सारी प्रक्रिया है विदेशों से लाए गए प्रक्रियाएं, जो अलग अलग देशों से लाकर हमारे देश के संविधान में जोड़ा गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। आप एक दो बार देखकर इस वीडियो को पूरी तरह से समझ लें, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो सके। और मैं ज़रूर कहूँगा आपको जाते वक्त भी कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलेंगे। तो फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में, तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।